देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। दिन की सबसे जरूरी, सबसे बड़ी खबरों को समेटे तैयार है आपका फेवरेट शो मनी सेंट्रल। स्टूडियो में जुड़ गए हैं हमारे साथ अंशुमान जी। सर, स्वागत है आपका। खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आज कार्यक्रम में खास क्या है, यानी ऑन द शो। तो आज सबसे पहले शुरुआत होगी क्रिप्टो करेंसी से। जी हां, यहां अंत की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद आज गहन चर्चा है महंगाई पर। रिटेल महंगाई का जो आंकड़ा आपने कल यानी सोमवार को सुना, वो दरअसल आधा सच था। मनी 9 आपको अपने अंदाज में बताएगा कि महंगाई के नाखून कितनी तेजी से नुकीले हो रहे हैं। फिर चर्चा होगी रूस और यूक्रेन के तनाव पर। आखिर क्या है इस तनाव का पूरा अर्थशास्त्र, हम समझेंगे। अंशुमान जी, यानी आज का प्रोग्राम पैक है एक से एक खबरों के साथ। शुरुआत क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी के विरोध में स्वर प्रखर हो रहे हैं। कल तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने यहां तक कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी पोंजी स्कीम से भी गई गुजरी है। जी हां, उसको इससे भी बदतर बता दिया। हमने, आपको ध्यान होगा, मनी सेंट्रल में 2 या 3 दिन पहले ही, 2 या 3 एपिसोड आप पहले देखिए तो थंब लगाया था, अब तो खत्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का खेल। सर, कल जो बयान आया, क्या दरअसल ये बजट के बाद शुरू हुई क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ जो एक पूरी लड़ाई कह लीजिए शुरू हुई, उसी की अगली कड़ी थी? शुभम, उसकी अगली कड़ी नहीं थी। हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को डिकोड करते हुए जब चर्चा ब्याज दरों पर या बाकी चीज़ों पे थी, हमने स्पष्ट रूप से मनी सेंट्रल में बताया था कि रिजर्व बैंक सैद्धांतिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को अवैध मानने का फैसला ले चुका है। जो शब्द बचे खुचे रह गए थे, जो शब्द आरबीआई गवर्नर ने कहे थे कि उसका यह मतलब था कि क्रिप्टो करेंसी का कोई मतलब नहीं है, इससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसका बचा हुआ हिस्सा आज डिप्टी गवर्नर का बयान जो छपा है और कल जो उन्होंने कहा है, और वो बहुत स्पष्ट है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री क्रिप्टो करेंसी को लेकर पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक रूप से वो स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहती, पर किसी देश का केंद्रीय बैंक और उसका डिप्टी गवर्नर अगर आपसे ये कहे कि ये स्कीम पोंजी से भी खराब है, उनका ये कहना था कल कि पोंजी स्कीम में तो कम से कम पीछे कोई अर्निंग एसेट होती है, भेड़ बकरी, पेड़ पौधा, ट्यूलिप, कुछ तो होता है, इसके पीछे तो कोई अर्निंग एसेट नहीं है। ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही कि ये पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम फिनेंशियल सिस्टम को बाईपास करने के लिए तैयार किया गया, जो सामान्य रूप से पोंजी स्कीम से ज़्यादा खतरनाक है। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे कोई अंडरलाइंग कैश फ्लो नहीं है, यानी जो बात हम पहले से कहते चले आ रहे हैं वो चर्चा में कहा। और एक और बड़ी बात शुभम डिप्टी गवर्नर ने कही कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा निवेश हो रखा है, ये बात हम लगातार सुनते रहे थे ना, बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ आते रहे थे कि भारत में बहुत बड़ा निवेश है और इससे बहुत बड़ा वेल्थ लॉस होगा। तो उन्होंने कहा कि भारत में करीब करीब 15 मिलियन से 20 मिलियन के आसपास क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं जिनका करीब $400 बिलियन का इंडस्ट्री एस्टीमेट है, $400 बिलियन के आसपास, 400 बिलियन रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। पर उन्होंने कहा कि इसमें औसत निवेश 1566 रुपए के आसपास का है, इससे ज़्यादा नहीं है। पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, वो 1566 रुपए के आसपास का है। तो ये भी कहना कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध होने से कोई बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, ऐसा नहीं। और इसीलिए शायद रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुलकर एक कह दिया, डिप्टी गवर्नर ने खुलकर एक कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। और इसके साथ उन्होंने एक और खतरे की तरफ इशारा किया है। उन्होंने एक वॉल स्ट्रीट की खबर को कोट करते हुए कहा है कि 2021 में क्रिप्टो करेंसी में $14 बिलियन के इलिसिट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी अवैध ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब ये पूरे डॉट्स मिल जाते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर का यह कहना कि क्रिप्टो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का 3-4 दिन बाद यह कहना कि ये तो पूंजी से भी गई बीती और इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, और वित्त मंत्री का घुमा फिराकर इसे उस टैक्स की कैटेगरी में लाना जो आमतौर पर उन चीजों पर लगाया जाता है जो डीमेरिट गुड्स हैं। इनकम टैक्स के तहत 30% का टैक्स उन चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता है जिनको कि आप डिमेरिट मानते हैं, जिनके तरफ लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। बाकी निवेशक अब खुद समझदार हैं, वो खुद समझ सकते हैं कि देश का नियामक और देश का वित्त मंत्रालय क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या राय रखता है। बिल्कुल, यानी कि ना सरकार साथ है ना केंद्रीय बैंक साथ है, तो अब आपका फैसला है। लेकिन हाँ, ये कितना जोखिम भरा है ये आप इन बयानों से, इन खबरों से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं महंगाई की। सोमवार को जारी महंगाई के आंकड़ों से पता चला कि जनवरी में उपभोक्ता महंगाई दर
6% पर है, 6.01%। यानी जीवन जीने की लागत बीते 1 साल के मुकाबले 6% बढ़ी। लेकिन ये औसत है, आंकड़ों को खोलकर पढ़िए तो पता चलता है कि खाने का तेल, कपड़े, जूते, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इसकी महंगाई तो किसी और ही रफ्तार से बढ़ रही है, जो निश्चित तौर पर इस औसत से ज़्यादा है। सर, मेरा पहला सवाल, ये आंकड़े अगर और खोलकर पढ़े जाएं तो क्या बताते हैं, क्या तस्वीर दिखाते हैं? शुभम, इन आंकड़ों को जेब की नज़रिए से पढ़ना चाहिए। सरकार के आंकड़ों के बजाय हम अपनी जेब से की तरफ से इन आंकड़ों को देखने की कोशिश करें तो ये जो 6% की हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो टॉप लाइन इन्फ्लेशन है, वो दरअसल एक औसत है। वास्तविकता इसके भीतर छिपी हुई है उस हर प्रोडक्ट कैटेगरी में जहां इन्फ्लेशन बढ़ी है। पर इसे और थोड़ा गंभीरता से देखें कि आप गाँव में रहते हैं तो महंगाई आपको ज़्यादा मार रही है, या शहरों में आप रहते हैं तो महंगाई आपको ज़्यादा मार रही है। इस बार औसत रूप से अगर आप देखें तो ग्रामीण लोगों पर महंगाई का असर इस बार ज़्यादा है इस महंगाई के दौर में, शहरी लोगों के अलावा। अब अगर आप भीतर जाकर समझने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि क्लॉथिंग की महंगाई, कपड़ों की महंगाई, जिस पर हम अपने मनी सेंट्रल के अलग पैकेजेस में चर्चा करते रहे हैं, कपड़ों और फुटवेयर की महंगाई शहरों के बजाय गांव में 3 गुना ज़्यादा है। जरा 2.12% की महंगाई दर है शहरों में, और गांव में 7.40% की महंगाई दर है। ठीक इसी तरीके से जो मिसलेनियस महंगाई है, जिसमें कि तमाम सारी सर्विसेज हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, जिसमें एजुकेशन है, इसकी महंगाई लगभग गांव और शहरों में 2% के आसपास का फर्क दिखा रही है। यानी गांव में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज ले रहे हैं, तो शहरों से ज़्यादा महंगाई है। और कुछ चीज़ों के मामले में भी महत्वपूर्ण बात है, शहरों के स्तर पर अगर आप ओवरऑल महंगाई देखें तो वेजिटेबल फैट्स की बाकी चीज़ों की महंगाई पिछले महंगाई के आंकड़ों से ज़्यादा है। और जबकि महंगाई का ये पूरा का पूरा आंकड़ा हमें वास्तविक तौर पर जो जमीनी महंगाई है या जो राज्यों के स्तर पर महंगाई है, उसका पूरी तस्वीर पेश नहीं करता। सर, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आने वाले दिनों में बास्केट में ऐसे कौन कौन से हेड्स हैं जहां पर आपको लगता है कि प्रेशर बनता दिखेगा या आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ सकती है? शुभम, इसके साथ ही WPI का आंकड़ा भी आया, और महंगाई के जो दोनों जोड़े हैं, मतलब WPI और CPI, वो आंकड़े एक साथ दोनों हमारे साथ आए और हमने उन दोनों को खोलकर, उनकी परतें खोलकर देखने की कोशिश की। WPI का आंकड़ा थोड़ा सा कम था, लेकिन अंदर उतरने पर वो चौंकाने वाला था। प्राइमरी आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन करीब 14% के आसपास है, 13.87% के आसपास है। डबल डिजिट में प्राइमरी आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन है। प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब वो सारा कच्चा माल जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है, या जो थोक बाजार से प्रोड्यूसर तक जाता है, प्राइमरी आर्टिकल के तौर पर। प्राइमरी आर्टिकल के इन्फ्लेशन के बाद अगर WPI में एक दूसरा आंकड़ा और देखें तो हमको इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है WPI के भीतर और CPI के भीतर, वो RBI की सहन शक्ति क्षमता के आसपास बनी हुई है, 5.5 और 6% के आसपास बनी हुई है। ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट इस आंकड़े के साथ ये दिखता है कि जो हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज की इन्फ्लेशन है, वो 94 मंथ के हाई पर है। 94 मंथ के हाई पर है। तो यानी हम जिन चीज़ों पर आमतौर पर चर्चा नहीं करते महंगाई में फूड और एनर्जी के बाहर, वो सारे सेगमेंट एक साथ फायर कर रहे हैं महंगाई के दर के भीतर। और अभी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर इस पर नहीं आया है। अभी जो मेटल की कीमतों में लगातार तेजी आने वाली है या आ रही है, उसका असर इस महंगाई के आंकड़े पर हमें दिखाई नहीं दिया है। चलिए, अब पहले तो आपने सुन लिए आंकड़े, समझ लिए आंकड़े। अब क्योंकि अंशुमान जी ने मेटल्स का जिक्र किया, तो अब मैं आपको महंगाई के एक एक कमरे में ले चलता हूं। इस पूरे महंगाई के बाजार को आज आपको घुमाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए मेटल्स की महंगाई से मिलिए। कानपुर वाले एक शुक्ला जी थे, उन्हें पकड़ा सबसे पहले मेटल की महंगाई ने। देखिए ये मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। साल पहले कानपुर के शुक्ला जी अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीदने की सोच ही रहे थे कि कोरोना धमका, लॉकडाउन लगा और उन्होंने भी स्कूटी खरीदने का इरादा छोड़ दिया। अब 2 साल बाद बिटिया फिर स्कूटी की जिद करने लगी तो शुक्ला जी भी शोरूम पहुंच गए, लेकिन कीमत सुनते ही भौचक्के रह गए। 2 साल पहले जो स्कूटी 60,000 रुपए में मिल रही थी, उसके लिए अब 80,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ऊपर से शोरूम वाले ने यह भी बता दिया कि आगे कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। 2 साल से तो कोरोना है, मांग है ही नहीं, फिर कीमतें क्यों बढ़ गई हैं? शुक्ला जी के इस सवाल का जवाब कच्चे माल की कीमतों में आया उछाल है। स्कूटी और अन्य गाड़ियों को बनाने में मेटल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पिछले 2 साल के दौरान मेटल्स की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। स्टील की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ी हैं।
कॉपर की कीमतों में 77% से ज्यादा का उछाल आया है और एल्युमिनियम तथा निकिल के दाम तो लगभग दोगुने हो गए हैं। मेटल्स का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियां बनाने में ही नहीं बल्कि फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान में भी होता है और ऐसे सभी सामान का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने भी बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मेटल्स का इस्तेमाल टीवी, लैपटॉप और मोबाइल बनाने में भी होता है, यानी गर्मियों में एसी और फ्रिज खरीदना तो महंगा होगा ही, साथ ही मोबाइल और लैपटॉप के दाम भी बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, घर, दुकान, बिल्डिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे मेटल्स की अधिक खपत होती है। यानी मेटल्स के बढ़े दाम कंस्ट्रक्शन का बजट बढ़ा सकते हैं, जो जेब पर भारी पड़ेगा। मेटल्स के महंगा होने की वजह भी कोरोना ही है। पहले दुनिया भर में लॉकडाउन लगने से सप्लाई प्रभावित हुई और अब काम धंधे चल पड़े हैं तो दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। भारत जैसे देश के लिए दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब मेटल्स के लिए आयात पर निर्भरता हो। स्टील को छोड़ बाकी ज्यादातर मेटल्स की बड़ी जरूरत आयात से ही पूरी होती है। वैश्विक स्तर पर भाव बढ़ेंगे तो भारत को भी महंगा माल खरीदना होगा। अब बड़ा सवाल, मेटल्स की यह महंगाई कब तक जेब जलाएगी? और इसका जवाब दाम बढ़ने की वजह में ही छिपा है। जानकार बता रहे हैं कि कम सप्लाई से दाम बढ़े हैं और जब तक सप्लाई सामान्य नहीं होती तब तक कीमतें बढ़ती रहेंगी। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि जून के बाद ही सप्लाई पहले जैसी होने की संभावना है और उसके बाद ही कीमतें कम होंगी। इंडिया इन्फोलाइन वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कम से कम अप्रैल तक तो मेटल्स के दाम घटने की उम्मीद नहीं है। अप्रैल के बाद सप्लाई में कुछ सुधार की संभावना है जो कीमतों को कम करने में मददगार होगा। यानी कुल मिलाकर मेटल्स के बढ़े हुए भाव का बोझ आपको लंबे समय तक ढोना पड़ सकता है। तो मनोज शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको ये बताती है कि मेटल्स के बाजार की महंगाई फिलहाल रहने वाली है, टिकने वाली है और इसी की वजह से अगर आपको ध्यान हो तो बीते 4-5 महीने में कंपनियां तीसरी बार दाम बढ़ाने की बातें कह रही हैं। आप मनी सेंट्रल की एक स्पेशल रिपोर्ट थी महंगाई की तीसरी किश्त, उसमें सर हमने इसकी बात भी की थी और बहुत सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी कंपनियां तीसरी बार दाम बढ़ाने की सोच रही हैं। सर मेटल्स का कमरा देख लिया, अगली जो बड़ी चीज है वो है सर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी अब $100 के पास अब पहुंचा कि तब पहुंचा जैसी स्थिति में आ गया है। यूक्रेन और रूस के तनाव ने उसको और आग दे दी है। ये बाजार कैसा समीकरण बनता दिख रहा है? यहां कैसे प्रोजेक्शंस आपके सामने आ रहे हैं कि क्रूड की कीमतें कहां तक बढ़ सकती हैं? शुभम, सोमवार को यानी कल कायरो में दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ की एक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इजिप्ट, साइप्रस, इजराइल और अमीरात के तेल मंत्री मौजूद थे। वहाँ हुआ क्या, इजिप्ट के तेल मंत्री ने कहा कि एज ए प्रोफेशनल मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के आसपास पहुंच जाएंगी, पर एक एज ए पर्सन के तौर पर मैं नहीं चाहूँगा कि कभी ऐसा हो सके। साइप्रस के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि ये सबसे स्कैरी बात है जो मैं इस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे स्कैरी कॉन्सेप्ट है कि तेल की कीमतें $100 पर पहुंच जाना। $100 पर बैरल के प्रोजेक्शंस केवल इस कॉन्फ्रेंस से नहीं उठ रहे हैं। 3 बड़ी कंपनियों ने, 3 बड़ी एजेंसियों ने, JP मॉर्गन चेज ने, ड्यूश बैंक ने और जेवीकेल ने हमें पिछले 2-3 दिन में यह बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, रूस का तनाव तो अलग है, वो 150 तक ले जा सकता है। JP मॉर्गन चेज का मानना है कि $150 पर बैरल तक ले जा सकता है अगर रूस का तनाव फ्लेयर अप होता है। और JP मॉर्गन चेज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर 150 बैरल का तेल थोड़े समय के लिए भी होता है तो ये पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगा, क्योंकि इसकी क्षमता इतना महंगा कच्चा तेल उठाने की और उसके इस्तेमाल की क्षमता दुनिया की इकोनॉमीज में नहीं है। पर फिर भी मान लीजिए हम इसे मान भी लें कि $150 काफी बड़ा नंबर है, पर $100 के तो करीब है। 96-97 के तो सौदे आज खड़े हैं बाजार में। ब्रेंट के, अगर आप ब्रेंट के सौदे देखें तो 96-97 के सौदे आज खड़े। एक साल के अंदर अगर आप देखें शुभम, तो क्रूड की कीमत 50% बढ़ गई लगभग। ये 50% की इन्फ्लेशन ट्रैवल करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी के भीतर जा रही है। तो ये जो $100 के कच्चे तेल की कीमत है, ये भारत पे कैसे रिफ्लेक्ट होगी? भारत पर 2 तरह से रिफ्लेक्ट होगी। चुनाव भारत में तय करते हैं कि आपके, हमारी और आपके जेब के ऊपर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी कब होगी और कब नहीं।
7 मार्च के बाद पूरा देश एक तरीके से माने बैठा हुआ है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले उसे ये पता चलेगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। 2 एजेंसियों के रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, उनके कैलकुलेशंस हमारे पास हैं। डेलॉय का कहना है कि 10 से 11 रुपए तक कीमत बढ़ सकती है। इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि 7 से 8 रुपए और दूसरे चरण में 10 से 11 रुपए के आसपास कीमत बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर आप जितना बिल्टअप कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का पिछले 5-6 महीनों में हो चुका है, उसे आप इंक्लूड कर लें और शामिल कर लें। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं करती है, जिसकी संभावना ना के बराबर है क्योंकि अब कोई चुनाव नहीं है, तो पेट्रोल डीजल की कीमत, अगर क्रूड की कीमत घट भी जाती है तो भी भारत को एक बड़ी पेट्रोल डीजल की महंगाई और प्राइस राइज के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और इसलिए जब हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर चर्चा कर रहे थे, तब हमने आरबीआई के इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन पर, ट्रेजेक्टरी पर संदेह जाहिर किया था, शक जाहिर किया था कि आरबीआई और सरकार मिलकर भारत में महंगाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश, उन्होंने जानबूझकर इस बड़े बड़े सेगमेंट का जिसकी महंगाई चुनाव के बाद हिट करेगी उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया। पर बाजार इसको बहुत गहराई से समझता है। बाजार को ये पता है कि कच्चे तेल की कीमतों का असर हमें दिखाई देगा और उसका असर हमें तैर कर शेयर बाजार से रुपए तक आगे कई जगह दिखाई दे रहा है। तो क्रूड का आउटलुक बहुत स्कैरी है। क्रूड का आउटलुक $100 पर बैरल का क्रूड का आउटलुक $96 ही उतना स्कैरी है, वो डराने वाला है और उसका असर हमें आने वाले समय में महंगाई पर दिखाई देगा। सर, आपने बात की क्रूड की वजह से पेट्रोल डीजल की, अगर एलपीजी गैस की बात करें, घरेलू गैस की, तो वहां भी चिंता बढ़ जाएगी। वहां ज्यादा चिंता है शुभम। वहां चिंता इसलिए कि इस साल के बजट के डॉक्यूमेंट्स को अगर आप करीब से डिकोड करें ना, तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने एलपीजी पर दी जाने वाली सारी सब्सिडी खत्म कर दी है, बंद कर दी है। बड़ा स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट बताता है। अब केवल एलपीजी पर जो सब्सिडी है वो ट्रांसपोर्ट पे आउट के तौर पर है या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लागत की सब्सिडी के तौर पर है। यानी आप सामान्य उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि एलपीजी का भारत में जब एलपीजी का प्राइस बढ़ा था, तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं कि एलपीजी का प्राइस अक्टूबर से नहीं बढ़ा। भारत में 899 रुपए के आसपास था। और जो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था ना एलपीजी का, जो बेंचमार्क है इंडिया के लिए, जैसे हम ब्रेंट को बेंचमार्क मानते हैं क्रूड के लिए, वैसे ही सऊदी सीपीआई प्राइस को हम एलपीजी बेंचमार्क मानते हैं। वो 664 टन था उस समय, फ्रेट के सहित और इंश्योरेंस और टैक्सेस के सहित अक्टूबर में। वो 18% बढ़ चुका है, $784 पर टन के आसपास हो गया। तो भारत में एलपीजी की कीमत विदाउट सब्सिडी इसी बेंचमार्क पर आधारित होती है, जो सीपीआई बेंचमार्क है। और इस सीपीआई बेंचमार्क के हिसाब से भारत में एलपीजी के प्राइस कितने बढ़ेंगे, सरकार इसमें कितनी किस्त में बढ़ोतरी करेगी, पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का असर और ज़्यादा और बड़ा पेट्रोल डीजल के तौर पर होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो क्रमशः धीमे धीमे कंपनियां बढ़ाती हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हमने महीने में 2 महीने में एक बार बढ़ोतरी होते देखी है। दूसरा जो आंकड़ा हमारे पास है कि नवंबर 2021 से लेकर और जनवरी तक हमें पूरी दुनिया के और बाकी एलपीजी बेंचमार्क्स में भी में लगातार बढ़ोतरी दिखाई दी है। इसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय गैस प्राइसेस के कारण दिखाई देता है। तो एलपीजी की बढ़ोतरी भी टाली नहीं जा सकती तब तक जब तक कि सरकार दोबारा ये एलपीजी पर, जो डोमेस्टिक एलपीजी है, इस पर सब्सिडी देने की कोशिश ना करे। और यहाँ से हम फूड इन्फ्लेशन या जो किचन की इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं। मतलब लोगों को लग रहा है कि एलपीजी की प्रति सिलेंडर की कीमत 100 से 125 रुपए तक की बढ़ोतरी के संकेत या अंदाज आप लगा सकते हैं, जिस तरीके की एलपीजी के प्राइसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मतलब 100 रुपए लीटर पेट्रोल और 1000 रुपए का सिलेंडर, अंशुमान जी की बात माने तो न्यू नॉर्मल जैसी 1000 रुपए का सिलेंडर तो न्यू नॉर्मल है, क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर उसी दिन न्यू नॉर्मल हो गया था शुभम, जिस दिन सरकार ने तय कर लिया था कि वो अब डोमेस्टिक एलपीजी के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं देगी। और जब तक कोई बहुत ड्रास्टिक प्राइस रिडक्शन एलपीजी के प्राइस में दुनिया में नहीं हो जाता है, तब तक ये तो 2 चीजें भारत के लिए 100 रुपए का तेल और 1000 रुपए का सिलेंडर न्यू नॉर्मल। इसके ऊपर कितना प्राइस बिल्ट होता है, ये यहां से आगे देखने की बात हो। और क्रूड में केवल आप पेट्रोल, डीजल और गैस तो प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ आता है, इसलिए हम बता रहे हैं। और आप अंशुमान जी ने प्रोजेक्शंस बताए कहां पर है। इसके अलावा बेसलीन, साबुन, प्लास्टिक, ये भी सब क्रूड के ही बाय प्रोडक्ट हैं। तो यानी कि अगर क्रूड महंगा है तो आने वाले दिनों में आपको बैठने के लिए जो प्लास्टिक की कुर्सी है वहां से लेकर और साबुन तक सब कुछ महंगा होता दिखेगा। और इस महंगाई अप्रत्यक्ष रूप से आएगी तो आप ये समझ भले ना पाए, लेकिन देखिए सामने है साबुन, उर्वरक, पेंट, सिंथेटिक गारमेंट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रूड के ही बाय प्रोडक्ट है। तो क्रूड जब महंगा होता है तो वो अपने साथ इतनी सारी चीजों को महंगा करता है। चलिए अब
क्रूड वाले कुएं से भी निकल आइए। सर अब अगले कमरे में चलते हैं, वो है रुपया। रुपया भी सर कमजोर हो रहा है। अब अगर हम क्रूड भी आयात करेंगे, रुपया कमजोर हुआ, उसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको डॉलर के लिए ज्यादा रुपए चुकाने होंगे, यानी कि आयात महंगा होगा। सर मेटल भी आयात करते हैं, क्रूड भी हम आयात करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम सीधे आयात करते हैं उन पर ड्यूटी भी देते हैं। अगर आयात महंगा हो जाएगा, ये देखिए और डराने वाला एक ग्राफिक्स आ गया कि 9 हफ्ते के निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया। सर ये महंगाई की यज्ञ में कितना बड़ा घी डालेगा? ये यज्ञ शुरू हुआ शेयर बाजार से निवेशकों की बिकवाली से। विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर हमने मनी सेंट्रल में विस्तार से पैकेज किया था और बताया था कि 10-10.5 बिलियन डॉलर विदेशी निवेशक पिछले अक्टूबर से अभी तक निकाल लिए गए। तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व में वो ड्रेन हुआ और वो ड्रेन हमें दिखाई दिया। पहली चीज तो ये। दूसरी वजह ये कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना दिखाई दी, जैसे जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दिखाई दी, डॉलर में मजबूती आई। तो डॉलर की पैरिटी के कारण, डॉलर इंडेक्स मजबूत होने के कारण रुपए को हमने 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर देखा है, जो कि असामान्य स्थिति है। अब ये महंगाई जो इंपोर्टेड महंगाई है, जो हमारे जीवन में आयातों के साथ आती है या क्रूड की या बाकी चीज़ों के साथ आती है, वो अभी इस महंगाई के आंकड़े में इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि अगर आप क्रूड की कीमत $96-97 पर बैरल का औसत मान लें और उसके ऊपर रुपए की गिरावट को बिल्टअप कर लें, तो आपके लिए तो वैसे ही क्रूड बहुत महंगा हो जाता है और उसकी कॉस्ट के साथ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मेटल, जिन पर हमने चर्चा की है, ये सारी चीजें सीधे प्रत्यक्ष रूप से रुपए के अवमूल्यन से या रुपए के डिप्रिशिएशन से प्रभावित होती हैं। चिंता की बात शुभम यह है कि जब हम फॉरवर्ड मार्केट की तरफ देखते हैं रुपए के, और जब वहां के आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको चार्ट पे दिखाई देता है कि अगला रेजिस्टेंस 76-30-76 पे आ रहा है। मतलब 76 रुपए के डॉलर का रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी हम 75-50 के आसपास खड़े हुए हैं। अब यहाँ बड़ी दुविधा है भारत के केंद्रीय बैंक के लिए। वो रुपए को 76 से 70 तक, 76.5 तक ड्रिफ्ट होने दे, टूटने दे, या वो फॉरेक्स रिजर्व से और पैसा डालकर मार्केट में जो डॉलर की डिमांड है उसको पूरा करे। पर ये एक किस्म की सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी है। आप जितना रुपए की गिरावट को थामने के लिए डॉलर को रिजर्व से निकालकर डालेंगे, उतना ही मार्केट में ये सेंटीमेंट बनेगा कि रुपया और ज्यादा गिरेगा और रुपए को गिरावट से रोकने के लिए हमें और ज्यादा दखल देने की जरूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, और ये फॉल्ट लाइन दबाव इसमें क्रूड के प्राइसेस का ही है सबसे बड़ा। और दूसरा ये कि जो दुनिया में विदेशी निवेश का पूरा परिदृश्य बदला है अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने के साथ, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक और महत्वपूर्ण लाल बल्ब है जो हमारी जेब के आसपास कहीं जल रहा है और जो हमारी जेब को या हमारी लागत को प्रभावित करेगा। बिल्कुल, यानी कि तेल, साबुन, मंजन, बिस्किट, नमकीन, टॉफी, पेट्रोल, डीजल, गैस, पेंट, कपड़े, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं, वो आने वाले दिनों में, ये देखिए चक्रव्यूह महंगाई का बना दिया है मनोज जी ने। कच्चा तेल महंगा, मेटल महंगा, रुपया गिरा, खुदरा महंगाई दर ऊपर, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, सब कुछ महंगा। सर कोई एक अच्छी बात बताइए, बहुत सारी चीजें आपने बता दी, कुछ अच्छा भी है इस महंगाई से? अच्छा ये है कि सोने की कीमत में बढ़ोतरी दिखाई दे रही, और वो सोना हमेशा क्राइसिस में बढ़ता है। हमने सोने पर मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी उस समय, और हमने संकेत दिया था। आपने $1900 की बात 1870 तक हम 1870 के आसपास आ गए। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि सोने का अगला लेवल $1900 के आसपास है। अब यूरोप में चाहे वो तनाव की आशंका मान लें, या कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी मान लें, या ब्याज दरों में बढ़त मान लें, सोना एक ऐसी कमोडिटी है जो इस पूरे डिसरप्शन में थोड़ा बढ़ रहा है और बेहतर ढंग से शाइन कर रहा है। स्टॉक मार्केट्स तो बहुत ही वोलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। तो अगर आप सोने की दृष्टि से देखें, अगर आप सोने के निवेशक हैं, सोना आपके पास है, तो आपके लिए ये संतोष की खबर है, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा है। पर महंगाई पूरी दुनिया के लिए अलग अलग आयामों में इस साल की शायद सबसे बड़ी चुनौती इन्फ्लेशन इस साल का की न्यूज़मेकर है। और वो न्यूज़मेकर आमतौर पर साल के अंत में तय होते हैं, लेकिन इस बार जनवरी में ही महंगाई न्यूज़मेकर बन के सामने आ गई है, तो ये वो इस साल की न्यूज़मेकर बन गई। बिल्कुल, और महंगाई की चर्चा हम भले अब करें, लेकिन ये महंगाई की तीसरी किस्त की बात हमने आपको भी 3-4 एपिसोड पहले ही बताई थी, जो जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये आपने पूरा इन्फ्लेशन का चक्रव्यूह समझ लिया, देख लिया कि कहाँ कहाँ से महंगाई आ रही है, और मैंने आपको एक एक कमरे में ले जाके पूरा डिटेल में अंशुमान जी से थ्रेडवेयर उसकी एनालिसिस करा दी। तो ये आप आज का एपिसोड आप इन्फ्लेशन सेंट्रल भी मान सकते हैं। अब चलते चलते सबसे जरूरी खबर, टीवी चैनलों की पूरे दिन की कवरेज आप देखिए तो ऐसा लगता है युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच। युद्ध ना भी हो तो भी इसके तनाव से बाजार तो थर्राए ही हैं। सोना जो भागा है, क्रूड जो उछला है,
ये सब माना जा रहा है कि इसी के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हैं। सर, अगर ये युद्ध नहीं भी होता है मान लीजिए, लेकिन ये तनाव जो है इसका अर्थशास्त्र क्या है? क्या वाकई यूक्रेन या यूएस इतने इंपॉर्टेंट हैं दुनिया के नक्शे में कि उनके तनाव से या उनके युद्ध की खबरों से लोगों को परेशान होना चाहिए, हमें आपको परेशान होना चाहिए? यही सबसे दिलचस्प है इस पूरी लड़ाई का, अर्थशास्त्र जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर हमारी सारी चर्चाएं सैन्य या सामरिक समीकरणों पर केंद्रित रहती हैं। अगर आप मोटे आंकड़ों में देखें ना शुभम, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का तो कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल व्हीट के मार्केट को यूक्रेन इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो सबसे बड़े व्हीट प्रोड्यूसर्स में से दुनिया में गिना जाता है। और रशिया की इकोनॉमी का ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा केवल 1.75% है। दुनिया का स्टॉक मार्केट इतनी कम इकोनॉमी इस शेयर पे वर्ल्ड जीडीपी में शायद रूस को लेकर इतने पसीने पसीने नहीं होता। शेयर बाजार इससे ज़्यादा खराब सुर्खियां झेलता रहा है, तो उसे सुर्खियों से कोई डर नहीं लगता बाजार को। बाजार कहाँ डरता है? बाजार सिर्फ एक चीज़ से डरता है, जहाँ एनर्जी आ जाती है, जहाँ ऑयल आ जाता है। और जैसे ही ऑयल किसी डिस्कशन का पार्ट होता है, एनर्जी किसी डिबेट का पार्ट होता है, जैसे ही एनर्जी ऑयल किसी क्राइसिस का पार्ट होता है, वहीं से पूरी दुनिया में बेचैनी दिखाई देती। तो आज अगर आप यूरोप को कांपता हुआ देख रहे हैं इस रूस और यूक्रेन के तनाव के कारण, तो इसके पीछे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मार्केट में और ऑयल मार्केट में रूस की सबसे बड़ी स्टेक्स हैं। रूस का बड़ा हिस्सा गैस के तौर पर यूरोप को जाता है, यानी गैस की सप्लाईज के मामले में यूरोप बहुत बड़े पैमाने पर रूस पर निर्भर है। इस निर्भरता पर हम आगे और आएंगे, लेकिन इसके अलावा हम रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और समझ लें कि ऑलमोस्ट करीब 30% यूरोप की का ऑयल और 35% नेचुरल गैस रूस से आती है, और वो भी पाइपलाइन के जरिए आती है। और इसलिए यूरोप के देशों को रूस के साथ डील करना, रूस को थ्रेटन करना, रूस पर दबाव बनाना हमेशा मुश्किल होता जाता है। अमेरिका उतनी दूर बैठकर रूस को आंख दिखा सकता है, पर जर्मनी रूस को आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि जर्मनी की एक बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना रूस से जुड़ी हुई जो अभी शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी केवल अकेली चिंता नहीं है। रोबोबैंक का एक अभी ताजा अध्ययन में पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता चला, उस अध्ययन में ये संकेत दिया गया कि दुनिया का करीब 49% निकेल, करीब 42% पैलेडियम, 26% एल्यूमिनियम, 13% के आसपास प्लैटिनम, 7% स्टील और 4% कॉपर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, इन कमोडिटीज़ के सप्लाई में रशिया का कंट्रीब्यूशन है दुनिया के मार्केट में। तो अगर आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बेस देखें ना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बेस में एनर्जी है और मेटल है। इसलिए रूस का तनाव या रूस या यूक्रेन का तनाव पूरे यूरोप के लिए सबसे ज़्यादा डराने वाली या सबसे खतरनाक वजह बन रहा है कि अगर किसी भी परिस्थिति में ये फ्लेयर अप हुआ तो ऑयल के मार्केट में तो इसका असर देख ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी बाजारों में भी, मेटल के बाजारों में भी जो तेजी आई है वो इस दृष्टि से आई है कि अगर इस तनाव के कारण सप्लाई डिस्टर्ब होती है या अगले कुछ और कदम दुनिया रूस को सबक सिखाने के लिए लेती है, तो उसका असर कहाँ से पड़ेगा। और इसलिए शायद पुतिन की बार्गेनिंग पावर इस पूरे संघर्ष में या इस पूरे तनाव में ज्यादा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के तनाव से हमारे जीवन पर या हमारी चीजों पर सीधा कोई असर ना पड़ रहा हो, पर यूरोप जो बगल में बैठा हुआ है उसकी गैस सप्लाई बंद होने का खतरा है। और इसलिए आप देखिए यूरोप में दुनिया के देशों ने गैस रिजर्व तैयार करने शुरू कर दिए हैं, ऑयल रिजर्व तैयार करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी। तो इस तनाव का सबसे बड़ा असर आर्थिक है, और यही उसका अर्थशास्त्र है जो डरा रहा है यूरोप को। और शायद इसी वजह से जो यूरोप है वहाँ चिंता ज़्यादा है, क्योंकि अगर रूस, अच्छा सर, रूस पे अगर प्रतिबंध लगे, मान लीजिए युद्ध ना हो तो बहुत अच्छी बात है, युद्ध से किसी का फायदा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक आध बम फेंक ही दिया और युद्ध हो ही गया और रूस पे लग गए सैंक्शन, प्रतिबंध, तब उसका क्या असर होगा? ये दो विकल्पों पर बात हो रही है। एक विकल्प ये बात हो रही है कि रशिया को समझा लिया जाए और उसे कन्विंस किया जाए और कोई समाधान यूक्रेन और रूस के विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निकल आए। दूसरी संभावना यह है कि रूस यूक्रेन पर अटैक कर देगा, उसे नहीं रोका जा सकता है। वहाँ ये सवाल उठाया जाता है, जिस बात के आसार हैं कि रूस पर सैंक्शंस आएंगे या प्रतिबंध आएंगे। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना इस पूरे मामले में नहीं है। पर रूस पर सैंक्शंस और ज़्यादा डरावने हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रूस
ये माना जा रहा है, मैं कई सारे एनालिसिस देख रहा था और विशेषज्ञों से बात कर रहा था कि रूस अपने गैस और ऑयल की सप्लाई को चाइना के थ्रू रूट करा सकता है, क्योंकि चाइना के साथ रूस के रिश्ते और आर्थिक संपर्क ज़्यादा गहरे हैं। रूस के गैस एक्सपोर्ट में केवल 11% के आसपास का हिस्सा बाकी जगह का है, तो रूस की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। ये भी खबरें हैं कि रूस ने इकोनॉमिक सेंचुरीज बनाई हैं, सैंक्शन प्रूफ इकोनॉमिक सेंचुरीज क्रिएट की हैं पुतिन ने, जहां कंट्री के सारे वेल्थियस्ट सिटीजन्स को और बाकी लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठे होने के लिए कहा गया है। रूस ने सैंक्शंस की संभावना के कारण अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी तैयारियां की हैं, जिसमें कि गोल्ड का रिजर्व बनाना, फूड का रिजर्व बनाना और बाकी चीज़ों का रिजर्व बनाना ज़रूरी है। समस्या यह है कि रूस पर सैंक्शन बाकी देशों के लिए ज़्यादा खतरनाक है रूस की तुलना में, क्योंकि रूस का एक्सपोर्ट मेटल, गैस और ऑयल का दुनिया के देशों को ज़्यादा है। तो अगर सैंक्शंस हुआ तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा यूरोप और अमेरिका की और एशिया की फैक्ट्रीज़ को, जिन्हें महंगा मेटल मिलेगा, जिन्हें महंगा एल्युमिनियम मिलेगा। इसलिए ये समस्या ज़्यादा गहरी है, और ख़ास तौर पर जर्मन और फ्रेंच अर्थव्यवस्थाओं के लिए रशिया से मिलने वाला रॉ मटेरियल काफ़ी क्रूशियल है। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि सैंक्शंस की बात भी उतनी प्रभावी तौर पर नहीं कही जा पा रही है कि क्या रशिया को सैंक्शंस लगा कर, रूस पर सैंक्शंस लगाकर चीज़ें बेहतर की जा सकेंगी, या चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हुई या और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो आप युद्ध की पूरी कवरेज में उसका जो अगर अर्थशास्त्र समझना है तो मनी सेंट्रल के इस एपिसोड से आप समझ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अंशुमान जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इतने आसान तरीके से महंगाई और युद्ध और का पूरा अर्थशास्त्र समझाने के लिए। चलिए, आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रहा हूं एक मनी ज्ञान के साथ, जो मनी ज्ञान आपको बताएगा कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें किस रफ्तार से आगे बढ़ेंगी, कौन कौन से अनुमान बाजार में तैर रहे हैं। नमस्कार। 20 दिन बाद पेट्रोल डीजल के बढ़ेंगे दाम। सस्ते पेट्रोल डीजल के अब बस गिनती के दिन बचे हैं। 103 दिन से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 मार्च को आखिरी मतदान है और उसके तुरंत बाद ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि सुनिश्चित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है। नवंबर से लेकर अब तक क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 14% का उछाल आ चुका है। ऐसे में तेल मार्केटिंग कंपनियां चुनाव खत्म होने के बाद अपनी खुदरा कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर लाने का काम शुरू करेंगी। इंडिया रेटिंग्स के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर पब्लिक फाइनेंस डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में 2 चरणों में वृद्धि होगी। पहले चरण में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में 7 से 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं इनके थोक दाम में 13 से 14 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होगी। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत तय करने के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल कीमत, करेंसी एक्सचेंज रेट और भारतीय मुद्रा में क्रूड ऑयल की कीमत को देखा जाता है। नवंबर से लेकर अब तक रुपया भी डॉलर के मुकाबले करीब 1 रुपए कमजोर हो चुका है। तेल कंपनियों के पास पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, तो बस अब आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरे चरण में प्रभाव और ज्यादा होगा, मतलब कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। इससे साफ है कि आगे महंगाई की आग और ज्यादा झुलसाने वाली है। का नाम ये